ये सही नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा हूँ। पर फिर भी किसी को तो लग रहा हूँ, ये संतुष्टि है। हाँ, ये संतुष्टि है। ठीक है। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं आज? मॉडर्न चालू करना है? अच्छा। मिडाइवल का मतलब थोड़ा सा देखना बचा हुआ है। चलिए चालू करें तो पहले क्या देखें? भूमकाल खत्म कर लेते हैं। भूमकाल। हाँ मतलब स्टार्ट करेंगे तभी तो खत्म होगा। हाँ, है ना। ठंड का असर है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। हाँ। लग रही है ठंड। हाँ, है ना। मैं तो अभी बाइक चला के आया हूँ तो मेरे को तो लग रही है भाई। हाँ। हाँ, थोड़ा ठंडा हो गया है। करते हैं चालू। मोटर गर्म होने दो। हाँ। ठीक है। कौन बताएगा? तब तो कुछ पुराना बताओ तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ठीक ठाक पढ़ रहे हो। जनजाति विद्रोह कौन बताने वाला है? ट्राइबल रिवोल्ट्स। हाँ। कौन बताएगा? अनीता मैम बताएंगी? अच्छा। चलो एक एक पूछता हूँ, एक एक बताना। ठीक है। अनीता। हाँ नहीं, हलवा नहीं। अनीता मैम, मेरिया विद्रोह बताओ तो क्या होता है? हाँ। हम्म। हम्म। मेरिया विद्रोह का। और बस इतना ही बताया था? हाँ। जांच वाच भी हुई थी, फिर दमन करता आए थे, ऐसे कुछ कुछ बताया था ना। अभिषेक। हाँ भाई। नहीं पता? मेरिया विद्रोह बताओ क्या होता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? कुछ भी नहीं पता? क्या किया रूम जाके? नहीं पढ़े कल? पढ़ के छोड़ दिया? बता रहा हूँ ना, ठंड का असर हो गया है आज। मतलब पढ़ के कैसे छोड़ देते हैं अपन? कैसे ऐसे ये टैलेंट कैसे आता है? हाँ। पढ़ के छोड़ने वाला। पढ़े तो हो गए ना? बस। दूसरी क्लास में तो नहीं आ गया ना कि मैं सपने अपने में हूँ? क्या चल रहा है भाई? रोशन, क्या बताओगे? नहीं, मेरिया मत बताओ, मुड़िया बताओ। हम्म। 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 बस इतना ही? हाँ तो फिर माफ़ कर दिए ना उनके करों को। हाँ। ठीक। और किसको याद है? याद है सब? नहीं। याद है? प्राची मैम देखना कैसे बताएंगी। क्यों, पुराना पढ़ा हुआ है ना? नहीं है पुराना पढ़ा हुआ? तो गड़बड़ है यार। एक ही जन को याद है, आस्था को भी याद है ना, मैं भूल गया था। अभी देखना कैसे बताएगी आस्था। सुनना सब। ठीक है। क्या बताओगी आस्था? कौन सा विद्रोह बताओगी? लिंगागिरी बताओ चलो।
हम्म। हम्म। ध्रुवा राव है। ध्रुवा राव। हम्म। हम्म। अरेस्ट। अच्छे से याद करो ना, थोड़ा और अच्छे से। अच्छा हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, पर थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना। देख के छोड़ दोगे तो थोड़ी याद हो जाएगा। हम्म। थोड़ा सा पढ़ लो भाई। अब 1 महीना भी नहीं बचा है एग्ज़ाम। हाँ, यही सब पूछेगा और क्या ही पूछ लेगा वो। बात समझ आ रही है? तो भाई थोड़ा अच्छे से, जिनको नहीं देना है फिर भी ये सोच के चलो कि 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, क्योंकि पढ़ाई उसी बेस पे करनी है ना। आप इसके बाद तो मेंस में लग जाओगे, वापस प्री पढ़ने थोड़ी आ रहे हो अभी। अब मेंस चलेगा कम से कम 6 से 8 महीने फिर से। मतलब आपका अगला साल जो है 2025 का, वो यही अगस्त तक फिर आ गए आप वापस, जब तक आप मेंस पढ़ते रहोगे। हाँ, रैंडम सब्जेक्ट वो भी। बात समझ आ रही है? तो फिर से लास्ट में आपको समय तो इतना ही मिलने वाला है, तो अभी नहीं पढ़े रहोगे तो बाद में कवर कैसे होगा? नहीं तो फिर वही होगा कि आधा मेंस पढ़ोगे, फिर गेप करोगे और फिर प्री पढ़ना चालू करोगे। ऐसा क्यों करना? ना इसकी तैयारी हो पाएगी ना उसकी तैयारी हो पाएगी। ऐसी गलती मत करो, अभी समय है, अभी पढ़ लो। समझ आ रहा है? गड़बड़ नहीं करना है रूम जाके। क्या कर रहे थे पूरे दिन? कॉलेज का इतना थोड़ी पढ़ना पड़ता है यार। हाँ, टॉप करना है कॉलेज में, गोल्ड मेडल। कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो? बीए? बीए में कौन फेल होता है यार? किसका? इंग्लिश वो तो ऑप्शनल होगा ना, मतलब सामान्य जनरल इंग्लिश पूछेगा ना। अच्छा, लिटरेचर लेके पढ़ रहे हो, एज अ सब्जेक्ट ले लिए उसको। ठीक है भाई, पढ़ो पढ़ो। फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इंग्लिश वालों को मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो भी लिटरेचर लेके पढ़ रहा है। हाँ, क्या पता मैकबेथ की कविता सुनाए बाद में। हाँ, जरूरी थोड़ी, कुछ भी हो सकता है भाई। डर लगता है ना इंग्लिश मीडियम वालों से। हाँ, तो इंग्लिश में लिख रहा होगा, बाद में मेरे ही बारे में कुछ लिख दिया कि ये सर मेरे को क्रिटिसाइज करते थे क्लास। हाँ, तो दिक्कत है ना। लिटरेचर वालों से डरना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। फिर इंग्लिश में आदमी ज़्यादा पढ़ता सुनता है। हाँ, सीरियस लेता है ना, कोई इंग्लिश बोलता है तो भले बकवास कर रहा हो, पर आदमी थोड़ा सीरियस होके सुनता है। हाँ, नहीं तो इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही लिखोगे, इंग्लिश को थोड़ी हिंदी में लिख दोगे। हाँ, एक पेपर तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही ना, एक पेपर तो है। और बाद में यदि अच्छी नहीं हो पाई ना इंग्लिश, तो पूरा समाज फिर ना मिल के बदला लेता है। हाँ, ये याद रखना। इंग्लिश लिटरेचर में, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जाओगे आप तो इंग्लिश लेके पढ़े हो, आप बता दो, ऐसे बोलेंगे। हाँ, समझ रहे हो? फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं नहीं पढ़ पाए गए। इससे अच्छा पहले ही बोल दो मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ भैया, ताकि आदमी जज मत करे। समझ रहे हो? देखें आगे, भूमकाल विद्रोह, इसको ख़त्म करते हैं और फिर चलेंगे अपन मॉडर्न हिस्ट्री के साइड, एक और डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के बाद। सोमवंश बचा हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं। भूमकाल विद्रोह, मैम पढ़ा रही थी ना? ठीक।
भूमकाल रिवोल्ट कब होगा ये? 1910 है ना, 1910 में हुआ था। चालू लेकिन हो गया था अक्टूबर 1909 में। प्रारंभ कब हुआ था बोले तो अक्टूबर 1909 में। ठीक है। एक्चुअल विद्रोह, जब विद्रोह की जो प्लानिंग है वो अक्टूबर 1909 में ही चालू हो गई थी। ये जो विद्रोह कब स्टार्ट होगा तब वो 10 में होगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? अक्टूबर 1909 में इस रिवोल्ट को करने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि हम इस कैसे करने वाले हैं, क्या होगा इसमें, कौन नेता बनेगा, ये सारी प्लानिंग कब कर लिए थे हम? 1909 में। ठीक है, और 1910 में हम इसको बाद में स्टार्ट किए केवल, तो ये याद रखना है। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके घटनाक्रम को देखेंगे। इंसिडेंट्स कौन कौन से कब कब हुए थे वो देख लेंगे। ठीक है क्या? ताकि प्री वाला मेन चीज़ जो है वो पहले याद हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा इसकी स्टोरी को समझ लेंगे ताकि सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर लें। ठीक, शासक कौन है? हाँ, एम्परर रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। ठीक है, ये शासक है। इसका नेतृत्व करता लीडर कौन बनेगा? गुंडाधुर। ठीक है, इस रिवोल्ट का नेतृत्व कौन करेगा? गुंडाधुर। ठीक है, एक्चुअल में इसको नेता बनाने वाले, गुंडाधुर को नेतृत्वकर्ता बनाने वाले राज परिवार के लोग ही रहेंगे, जो कि उस राजतंत्र से भी असंतुष्ट रहेंगे, साथ में मराठाओं के प्रशासन से भी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मराठा भी रूल कर रहे हैं इस समय और ब्रिटिश भी रूल कर रहे हैं। बताया था ना, सिनारियो थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है ना? हाँ, कि इस समय एक्चुअल में हमारे डायरेक्ट रूल कौन कर रहा है? अभी मराठा कर रहा है हमारे ऊपर, मतलब काकती डायनेस्टी के ऊपर, और वो किसके अंडर में आ गए हैं? ब्रिटिशर्स के, है ना? तो सबसे सुप्रीम हो गए हैं ब्रिटिशर्स। वो जैसा ऑर्डर करते हैं वैसा मराठास कहाँ पर अप्लाई कर देते हैं? काकती डायनेस्टी में, और काकती डायनेस्टी का जो एम्परर है वो फिर उसको आगे अप्लाई करता है। तो इससे पूरी जनता में असंतोष है, साथ में जो राजतंत्र राज परिवार के लोग हैं वो भी असंतुष्ट हैं। ठीक है, कौन कौन इसमें साथ दे रहा है गुंडाधुर का? ये नेतृत्व कर बनाने वाले भी राज परिवार के लोग, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते ये काम, है ना? यदि वो करेंगे तो ये हो जाएगा कि राजा भी उनको दबाएगा, क्योंकि उन्हीं के परिवार से है। और राजा किसके लिए जिम्मेदार है? मराठा या फिर ब्रिटिशर्स के लिए। देखे थे ना, ब्रिटिश रूल लागू हुआ तो राजा को पढ़ने कहाँ जाना पड़ा? कॉलेज जाना पड़ा, रायपुर में जाके पढ़ाई किया है बेचारा, सेंट ऑफ जेरूसलम बना, क्योंकि लोगों को प्रेरित कर रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रही है, अंग्रेजों की हेल्प करो, उनसे प्रेम करो, हालेलुया। हाँ, अरे मतलब वो भी समझ रहे हो ना? अरे मतलब अंग्रेज के साथ रह के उनसे प्रेम व्यवहार बढ़ा रहा था कि उनके अंडर में शासन करना है, तो भाई उनके जैसी भाषा नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो ये जो भी जाता है उसको सबसे पहले तो यही बुलवाते हैं ना। हाँ, हालेलुया। तो वो भी ऐसा बोल रहा था, तो इसीलिए उसको क्या बनाए? सेंट ऑफ जेरूसलम बनाए। जितनी भी और प्रथाएं थी, नरबली प्रथा, ये प्रथा, वो सारी बंद करवा दिया ये। हाँ, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम करवाया, बताया तो था ना, चौराहा का शहर बना देगा, पूरे शहर को सब तरफ रोड बनवाएगा, शिक्षा अनिवार्य कर देगा, पुस्तकालय खुलवाएगा, तो ये सब करवाया है। इसके कारण राजतंत्र के जो लोग हैं उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो भी परेशान थे। नया एक दीवान ला दिया गया है। ठीक है, पुराने दीवान को हटा के नया दीवान ला दिया गया है। इसका नाम क्या है? बैजनाथ पांडा। बैजनाथ पांडा। इसके पहले कौन दीवान था? तो इसके पहले, हाँ, नहीं, लाला कालेंद्र। लाला कालेंद्र। ठीक है, इसका साथ देगी रानी स्वर्ण कुंवर। रानी
स्वर्ण कुंवर, ये दोनों ही मेन है जो प्लानिंग करेंगे। इनके साथ और भी लोग थे राज परिवार के, लेकिन ये दोनों मेन है। ये पुराना दीवान है जिसके जगह बैजनाथ पांडा को लाया गया है। तो ये अपने दीवानी के छिन जाने से, दीवानी मतलब अपने पद के, हाँ नहीं तो पता चल रहा है उसका पद है ना दीवान, हाँ उसके छीन उसके छिन जाने से वो परेशान है, ठीक है। हाँ लाला कालेंद्र, ठीक है। और स्वर्ण कुंवर इसका साथ दे रही है, ये राजमाता है, मतलब रुद्र प्रताप की क्या है, माँ है स्वर्ण कुंवर। वो भी नहीं चाह रही है कि ये सारी चीजें हो, तो वो भी इसका विरोध कर रही है। राजा को इस बारे में कुछ नहीं पता है, वो लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने किसको चुन लिया है, गुंडाधुर को चुन लिया है, याद रहेगा। इसमें प्रतीक क्या क्या यूज किया गया, साइंस क्या क्या यूज किए गए इसको प्रतीक, कौन कौन से साइन यूज किए गए इसको फैलाने के लिए। तो अलग अलग कई प्रकार के साइन है, जैसे आम वृक्ष की टहनी, ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, आम वृक्ष की टहनी, ठीक, आम वृक्ष की टहनी, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और क्या था, धनुष बाण, धनुष और बाण, ठीक है, भाला, मिट्टी का ढेर, इन सब चीज़ों को एज अ साइन यूज किया गया इस रिवोल्ट का, ठीक है। लोगों को बताने के लिए इन सब चीज़ों की को यूज किया गया वहां पर। ये याद रहेगा, ठीक। यहाँ पर अक्टूबर 1909 में लिख लेना। प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, प्लानिंग, प्लानिंग, अरे किसी चीज की प्लानिंग, योजना, ठीक है, योजना बनाई, प्लानिंग, दे मेक प्लान्स, ठीक है, दे मेड प्लान्स इन अक्टूबर 1909, ठीक। और इसको अप्लाई कब किया इस प्लान को, तो ये डेट है शुरुआत होने की, कि जिस दिन से ये रिवोल्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको शुरुआत लिख लेते हैं, शुरुआत कब से हुई इस रिवोल्ट की, तो याद रखना है 1 फरवरी 1910, ठीक है। 1 फरवरी 1910 को इस रिवोल्ट की शुरुआत होगी। समझ आया, कंफ्यूजन आ रहा है कुछ समझ में, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, शुरुआत समझ आई कब हुई, 1 फरवरी 1910 में इस रिवोल्ट की शुरुआत होगी। शुरुआत में नेता चुन लिए हैं अपन, जब इसकी प्लानिंग कर रहे थे तो गुंडाधुर इसका नेता है। 1 फरवरी को ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा तो लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि स्टार्ट हो गया है, रिवोल्ट में कुछ तो क्रांतिकारी करना पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा। तो पहली ऐसी क्रांतिकारी घटना हमको देखने को मिलेगी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1910। क्या होगा, तो जगदलपुर के पास ही एक गांव है जिसका नाम है पूसपाल, क्या नाम है, पूसपाल। पूसपाल में बाजार लगा रहता है, तो जितने भी क्रांतिकारी रहेंगे जो इस क्रांति को कर रहे हैं, इस रिवोल्ट को कर रहे हैं, जितने भी रिबेलियन हैं, वो सब पुष्पाल बाजार पहुंचते हैं और वहां पर जो बाजार लगा रहता है वहां के लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, ताकि भगदड़ मचे, हाँ ताकि भगदड़ मचे, लोगों की बात कहाँ तक पहुंचे, राजा तक पहुंचे कि हम रिबेल कर चुके। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, पुष्पाल बाजार की लूट, जी। दे रॉब्ड पुष्पाल बाजार, ठीक है, 2 फरवरी 1910 को। यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। दोनों जगह दोनों चीजें पूछ सकता है
कि क्रांति किस तारीख को शुरू हुई, तो 1 फरवरी को। क्रांति की पहली घटना क्या थी, तो पुष्पाल बाजार की लूट। यहां से ये चालू होगा, ठीक है। एक जगह लूटे तब भी समझ नहीं आया, तो ऐसी अभी कई घटना हम देखेंगे कि ये लोग लगातार कई बाजारों पे अटैक करेंगे, व्यापारियों को लूटेंगे, ठीक है। फाइनली 7 फरवरी को ये लोग मुड़िया ट्राइब से हैं, मेनली मुड़िया और माड़िया ट्राइब के लोग हैं, तो मुड़िया ट्राइब के बोलना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे कि मुड़िया स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, मुड़िया राज्य की घोषणा कर देंगे 7 फरवरी को। क्या बोलेंगे कि अब किसका राज्य होगा, मुड़ियाज का राज्य होगा, बस्तर का पूरा क्षेत्र मुड़िया लोग शासन करेंगे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। बात समझ आई। तो 7 फरवरी को उन्होंने क्या किया, मुड़िया राज की घोषणा की, और घोषणा की तो इसको और उग्र बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक साथ कई बाजार लूटे 7 फरवरी को। हालांकि ये हमको अभी याद नहीं रखना है कि कौन कौन से बाजार, बाकी बहुत सारे, जैसे भोपालपट्टनम है, उसूर है, गदेड़ा है, ऐसे बहुत सारे बाजार रहते हैं जिस पे अटैक करते हैं ये लोग एट अ टाइम। तब राजा को पता चल जाता है, रुद्र प्रताप सिंह को, और 7 फरवरी को वो पहली बार अंग्रेजों को सूचना भेजता है कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, रिवोल्ट चालू हो गया है और आपको लोगों को भेजना पड़ेगा। इसके पहले हम देखे थे 2 अधिकारियों का नाम रुद्र प्रताप के समय ही, फेगन और गियर, देखे थे, फेगन और गियर। ये दोनों पहले भी बस्तर में आए थे शासन करने के लिए, शासन मतलब सपोर्ट करने के लिए, एज अ क्या बोलना चाहिए, सेनापति, क्या बोलते, कमांडर, ठीक है, सेनापति के रूप में पहले भी आए थे। क्योंकि उस समय भी अपन देखे कि लगातार रिवोल्ट हो रहे थे भैरम देव के समय में, है ना। तो उन सबको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए ये लोग आए तो थे, पर वापस चले गए थे। जैसे ही वापस गए तो इसका फायदा उठ गया यहाँ पर। तो ये जो गियर वापस गया था, इसको वापस बुलाया गया, ठीक है। मीडिएटर का काम कर रहा था डी ब्रेट। डी ब्रेट एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल मीडियोकर है, जो कि राजा और अंग्रेजों के बीच में मीडियोकर का काम करता था। यदि कोई भी बात राजा को अंग्रेजों को बतानी है या अंग्रेजों को राजा को बतानी है, तो मीडियोकर कौन होता था, डी ब्रेट होता था। याद रहेगा नाम, डी ब्रेट। इसको भी पहले तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रिवोल्ट हो गया है, क्योंकि सारा चीजें बहुत गुप्त तरीके से की गई। जब ये लोग बताना चाहते थे तभी पता चला, ठीक है। तो डी ब्रेट को पता चलता है जब, तो वो गियर को इन्फॉर्म करता है कि आप आओ और इस विद्रोह को कैसे भी शांत करवाओ, ठीक है। दोनों आते हैं, लगभग 16 फरवरी से 26 फरवरी तक उनके बीच लड़ाई होती है, गुंडाधुर और डी ब्रेट और गियर। डी ब्रेट और गियर एक साइड में लड़ रहे हैं अंग्रेजों के साइड से, और इधर गुंडाधुर और मुड़िया लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों की लड़ाई हुई, इंद्रावती नदी है उसके पास, एक डाफ नगर करके एक जगह है, ठीक है, वहां पर लड़ाई होती है दोनों के बीच में। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी मुड़िया लोग हैं, मुड़िया ही जो ट्राइब है जो गुंडाधुर के साथ रह रही थी, ये मेन बटालियन है इनकी। ये लोग जहां पर भी लोग मिलते, अंग्रेज लोग मिलते, उनको खूब पीटते पाटते और लूट पाट के भाग जाते, ठीक है। पकड़ ही में नहीं आ रहे थे, क्योंकि जंगल का क्षेत्र, जंगल को जंगली से ज़्यादा कौन जानेगा, तो ट्राइब से ज़्यादा उनको अच्छे से कोई नहीं जानता था, तो ये कभी भी कहीं भी भाग के निकल जाते, पकड़ ही में नहीं आ रहे थे। एक व्यक्ति रहता है सोनू मांझी, वो भी इन्हीं के साथ काम कर रहा रहता है, रिबिलियन के साथ। उसको पता चल जाता है कि यदि अभी मैं अंग्रेजों का साथ दिया तो मेरे को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो वो इनसे क्या कर देता है, चीटिंग कर देता है, और वो जाके अंग्रेजों को बता देता है इनकी लोकेशन, ये लोग कहाँ पर हैं, सोनू मांझी, ठीक है। मुखबिर का नाम लिख लेना, ठीक है। ये कौन है, सोनू मांझी। सोनू मांझी, ठीक है। ये किसको बता दिया, अंग्रेजों को जाके बता दिया। बीचिंग करेगा, इधर की बात उधर, हाँ, है ना, करते हैं ना लोग, वैसे ये भी कर दिया। अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि ये लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। गियर गया, इन लोग को पकड़ा और भयंकर मारा, लेकिन एक जन बच के भाग गया, कौन,
गुंडाधुर, जो कि मेन नेता था, वो लास्ट तक पकड़ में नहीं आया। लेकिन इनको ये समझ आ गया कि ये जो मेन टुकड़ी थी इनकी, जो मेन ब्रांच थी जो कि रिबेल कर रही थी, उनके सारे लोग पकड़ में आ गए और वो धीरे धीरे करके जो मूवमेंट था वो स्लो होने लग गया। उनसे ही ये पता चल गया कि एक्चुअल में इस पूरे मूवमेंट के पीछे लोग कौन हैं। तो लाला कालेंद्र और स्वर्ण कुमार, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया मार्च में। ठीक है, 5 मार्च को उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, स्वर्ण कुंवर और किसको, लाला कालेंद्र को। ठीक है, जैसे ही वो लोग गिरफ्तार होते हैं तो प्लानिंग करने वाला जो ब्रेन रहता है वो भी खत्म, जो नेता था वो ऑलरेडी फरार, जो रिबेलियन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो थोड़े मोड़े लोग इनके अलावा बच गए थे जो इस रिबेल में शामिल थे, उनको भी धीरे धीरे करके गियर ने खत्म कर दिया। इस तरीके से ये जो पूरा मूवमेंट है वो चलता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझ आई कहानी? आया नहीं आया? कौन सी? 16 को, 16 फरवरी, 16 फरवरी। ठीक है, डाफ नगर, गुंडाधुर से डायरेक्ट लड़ाई होगी किसकी, गियर और डी ब्रेट की। ठीक है, इसका दमनकर्ता कौन बनेगा, तो डी ब्रेट और गियर। कारण लिख पाए कि नहीं, मैं इसमें नहीं लिखा हूं कारण लिख, क्या क्या कारण है, लिख पाए? हाँ, नहीं, देखो बताता हूं। पहला तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना, ठीक है। नींद आ रही है, बोर लग रहा है? ऐसा होता है जब अपनी चीज़ की, काम की चीज़ नहीं रहती ना, और आदमी बैठ जाता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि अंदर का आदमी मुंह से बाहर आने लगता है। हाँ, ठीक है, समझ आया? पहला कारण क्या होगा, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना। ठीक है, दूसरा कारण इसमें बना, बस्तर के लोग हैं, बस्तर के लोग, बिना पिए काम नहीं बनता है। ठीक है, सल्फी और ताड़ी के बिना नींद नहीं आती बेचारे लोग को। और अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं कि घर में शराब मत बनाओ, घर में शराब को बैन कर दिया रुद्र प्रताप देव। इससे पूरी मुड़िया जनजाति टेंशन में कि अब पिएंगे कैसे, ये दूसरा कारण। ठीक है, घरेलू शराब पर प्रतिबंध, याद रहेगा, घरेलू शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रिस्ट्रिक्शन समझ आया? शराब पे, शराब को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लिकर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, ये लोग जो धर्म मानते थे, उस धर्म की कई चीजें, जैसे मैं आपको बताया कि मेरिया विद्रोह हुआ था इसके पहले, तो नर बलि प्रथा बंद कर दिए हैं। इनके धर्म पे तो प्रहार हो ही रहा था, मतलब जो ये संस्कृति फॉलो कर रहे थे, जो ये ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, उस पे तो लगातार हमले हो ही रहे थे। साथ में क्या हुआ कि ये लोग ईसाई धर्म को लागू कर दिए बस्तर में, तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन होने लग गए। ठीक है, जिसके कारण भी आदिवासी सोचने लगे कि आने वाले समय में तो हमारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा ऐसे। तो ये कल्चरल वॉर भी था। ठीक है, तो ईसाई धर्म को लागू करना, ईसाई धर्म को लागू करना, ये भी इसका एक प्रमुख कारण था, याद रहेगा। तो शिक्षा को लागू करना, घरेलू शराब पे प्रतिबंध और ईसाई धर्म को लागू।
इंडिया में दो ही तीन चीज़ तो ऐसी हैं जिस पे यदि बैन हुआ तो सरकार गिर जाती है। एक शराब है, हाँ, एक धर्म है। नहीं, ये दोनों ही चीज़ तो है। और तीसरी हो सकती है कि शिक्षा। यदि शिक्षा से ज़्यादा छेड़खानी की गई तो और आदमी बौखला जाता है कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और आप लोग नया नया सिलेबस बनाए जा रहे हो। सरकारी ख़त्म। ठीक है। नहीं तो जिस स्टेट में शराब बंद करने वाली सरकार है उस सरकार को गिरना पड़ेगा। इसलिए सरकार शराब नहीं बंद करती है। एक तो सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का। थका हुआ आदमी रात को मंदिर तक तो जाएगा ही। अरे थक गया बेचारा तो पूजा पाठ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो जरूरी है। हाँ, तो और छत्तीसगढ़िया आदमी तो फिर बात ही अलग है। बहुत जरूरी है। उगाएगा 50 रुपए किलो वाला चावल। हाँ, नहीं देखे हो? 50 रुपए जो बिकता है वो चावल उगाएगा, उसको पूरा बेच देगा और फिर 2 रुपए किलो वाला चावल लेके आएगा और जो भी मार्जिन बच गया उसमें वो व्यवस्था। ऐसे ही तो करते हैं भाई। हाँ, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है ना। क्या थकने के बाद आदमी को एनर्जी बूस्टर चाहिए होता है। अब प्रोटीन पी नहीं सकता बेचारा। हाँ, जिसके पास पैसा है वो लोग प्रोटीन पीते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग दवाई पीते हैं। वो बोलता है ना वो वाली मूवी में, दारू नहीं रे बाबा दवाई है। हाँ, समझ आया? तो होगा ही नहीं ना भाई। बॉडी रोज डिटॉक्स हो रही है। हाँ, पर डे पे बॉडी डिटॉक्स हो रही है। जितना भी सुबह से शाम तक का कचरा था, आप पूरा अल्कोहल, घाव होता है तो आदमी अल्कोहल से साफ करता है ना, तो यहाँ तो पूरी बॉडी को अल्कोहल से साफ किया जा रहा है रोज। हाँ, तो चांस ही नहीं है। हाँ, और फिर रिसर्च कहती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लिमिट होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पता चल रहा है वीडियो चल गया और मैं, कुछ भी हो सकता है भाई, भरोसा थोड़ी है। हाँ, सारी चीज़ ऑनलाइन है। बोले सर किसको प्रमोट कर रहे थे, तो सर आप प्रमोट कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होगा। पता चल रहा है कि यही रिवेल हो गया। कल क्रांति क्रांति चिल्ला रहे हैं सब जन। हाँ, तो घर को बाहर निकालो। दिक्कत में आ जाऊंगा मैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं पीना ही नहीं है भैया। ज़्यादा कम नहीं, पीना ही नहीं है। ठीक है। ये देखो अभी भी जो बस्तर वाला रीजन है वहाँ पर शराब बैन नहीं है। मतलब वो जो घरेलू शराब है, सल्फी या ताड़ी, जो हमारा 5वीं अनुसूची है, मतलब शेड्यूल, ठीक है, जो 5th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी यदि ट्राइबल एरिया है तो वहाँ के लोग यदि कोई ट्रेडिशनल लिकर बनाते हैं तो वो उसको बना सकते हैं, उस पर बैन नहीं है। पर वो उसको ट्राइबल एरिया के एक्सेप्ट और कहीं पर भी नहीं बेच सकते। ठीक है, इसीलिए आपको सल्फी या ताड़ी बस्तर के क्षेत्र में बिकती दिखेगी और खुले तौर पे बिकती दिखेगी, लेकिन वही आप रायपुर लाके उसको नहीं बेच सकते। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया नहीं है। जबकि बस्तर पास है, रायपुर से तो काफ़ी पास है ना भाई। कांकेर चालू हुआ मतलब बस्तर चालू हो गया, धमतरी जिला बस आपको क्रॉस करना है। बात समझ आ रही है? तो वहाँ तक तो आप लेके आ सकते हो, पी सकते हो, घूम के बेच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आए जैसे ही ट्राइबल एरिया क्रॉस हुआ तो सारी शराब जब्त हो जाएगी। तो ये पार्ट ऑफ कल्चर है ट्राइब्स का। तो जो भी कल्चर का पार्ट बनेगा ट्राइब्स के, उसको बैन नहीं किया जा सकता। हमारी जो अनुसूची 5 है वो इसको अलाउ करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही थी। बस इसी से तो सीख लिए हैं हम लोग। तभी बोले कि भाई कुछ भी हो जाए, क्या नहीं होना चाहिए, तो शराब बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए 5वीं अनुसूची में हम लिख के दे दिए कि भाई शराब बंद नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, स्पेशली ट्राइब्स के लिए। ठीक है, और वो भी ऐसी शराब जो कि वो ट्रेडिशनली बनाते हैं, ना कि जो अब बनती है कोई अंग्रेजी शराब, उसके बारे में।
समझ आया? तो ये क्या था अपना, क्या विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। और कुछ बचा क्या इसमें? ठीक है, इतना ही था ऑलमोस्ट। ठीक, याद रहेगा ये? याद क्या क्या रखना है? तो याद ये रखना है कि सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई। कब हुई? तो 1 फरवरी को मूवमेंट चालू हुआ था। इसकी प्लानिंग अक्टूबर 1909 में चालू हुई थी। ठीक है, 1909 में एक्चुअल में यदि पूरा कॉन्सेप्ट देखने जाओगे तो ऐसा होता है कि 1909 में अक्टूबर के मंथ में बस्तर दशहरा होता रहता है। ठीक है, और इसी बस्तर दशहरा के लिए सभी जितने भी मुड़िया लोग हैं वो इकट्ठे हुए रहते हैं। ये बात पता रहती है स्वर्ण कुंवर और लाला कालेंद्र को। ये दोनों को पता रहती है कि भाई ये लोग आने वाले हैं। तो लाला कालेंद्र रानी स्वर्ण कुंवर के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि जो ये बैजनाथ पांडा को रखे हैं दीवान, ये मनमाने तरीके से कर ले रहा है। इसमें कर नहीं लिखे हैं, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो कारण लिखे हैं उसमें कर वृद्धि भी एक कारण था, मनमाना कर वसूलना। ठीक है, मनमाना कर वसूलना, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, देखें, तो मैं बोल रहा था कि लाला कालेंद्र बैजनाथ से ये लोग खुश नहीं थे कि ये लोग मनमाना तरीके से कर ले रहे हैं। और फिर साथ में अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, लगातार नए नए रूल्स ला रहे हैं जो कि इनकी संस्कृति, इनके कल्चर को खराब कर रही है। तो ये दोनों तीनों मुद्दों को लेकर ये लोग मिले जब मुड़िया लोगों से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक क्रांति करें जिसमें हम सरकार को ये बताएं कि उनकी जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने ताड़ोकी, एक जगह है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ताड़ोकी बाजार, लिख देता हूँ, ताड़ोकी मार्केट। ठीक है, ताड़ोकी बाजार में सभा होती है अक्टूबर 1909 में, जहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग सभी एक दिन डिसाइड कर लेते हैं जिस दिन हम आके मिलेंगे वापस इसी बाजार में, और उस दिन हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, पहले तो ये मुद्दा बताती है, लोगों को भड़काना पड़ेगा। तो अक्टूबर में ये भड़काती है लोगों को खड़े होकर कि भाई हमारे साथ शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है, हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इसके लिए हम कब इकट्ठा होंगे? तो जनवरी में इकट्ठा होंगे बोलती है। ठीक है, और जनवरी में फिर से इसी जगह पर ताड़ोकी में एक सभा बुलाई जाती है, गुप्त सभा, जिसमें गुंडाधुर को, जो कि नेतानार एक जगह है, गुंडाधुर नेतानार का जमींदार रहता है। ठीक है, कहाँ का? नेतानार, याद रहेगा जगह, नेतानार। इसीलिए उसको क्या बनाया गया? नेता बनाया गया। ठीक है, क्योंकि वो नेतानार से था। ऐसे याद रख लेना तो याद हो जाएगा। हाँ, गांव का नाम क्या था उसके? नेतानार, जहाँ का वो जमींदार रहता है। तो उसको बोला जाता है कि आप इसका नेतृत्व करोगे क्योंकि आप मुड़िया लोगों से सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो। ठीक है, और ये बोला जाता है कि जितने भी मुड़िया परिवार होंगे, सभी परिवार का कम से कम एक सदस्य इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, भाग लेगा। और इस तरीके से जितने भी मुड़ियाज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक एक भी आया तो भाई सबको लगे तो रहेगा ना कि मेरे घर से भी कोई एक गया है। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई। इसका पहला अटैक कहाँ पर हुआ? तो मैं आपको बताया, पुष्पाल बाजार में 1 फरवरी को। इसके शायद पीछे वाले पेज में 1 फरवरी को, 1 फरवरी को शुरुआत हुई और 2 फरवरी को अटैक किए, ये बताया हूँ। ठीक है, 1 फरवरी को इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई और पहला अटैक इन लोग कहाँ पर किए? पुष्पाल बाजार में। इसके बाद लगातार अटैक होगा, जैसे 4 तारीख को ये लोग करंजी बाजार में अटैक करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी आपको नहीं याद रखना है क्योंकि इतने डीप में नहीं जाएगा, वो मेंस लिखने में अपने को काम आता है, क्योंकि अभी प्री वाला काम है। तो पहला अटैक पूछ सकता है कि पहला अटैक कहाँ पर हुआ, तो पहला अटैक पुष्पाल बाजार में होगा। ठीक है, फिर सीधे 7 फरवरी की बात याद रखनी है कि 7 फरवरी को इस बीच में इन्होंने बहुत सारा अटैक किया, कई बाजार लूटे, व्यापारियों को मारा। ठीक है,
इसी बीच में 5 तारीख को 5 फरवरी को 2 लोग रहेंगे। एक का नाम है बुंटू, क्या नाम है? बुंटू व सोमनाथ। बुंटू और सोमनाथ, ठीक है। 5 फरवरी को ये बुंटू और सोमनाथ जाएंगे और व्यापारी को लूट लेंगे। कुकनार बाजार लगा रहता है। कौन सा बाजार? कुकनार बाजार। कहाँ पर लूटेंगे? कुकनार मार्केट, ठीक है। कुकनार मार्केट में ये दोनों जाके व्यापारी को लूट लेते हैं और उनको मार देते हैं, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि नाम से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इन दोनों का नाम याद रखना भाई, बुंटू और सोमनाथ। ये लोग 5 फरवरी को कुकनार बाजार पर अटैक किए और उस बीच में किसको मार दिए? व्यापारियों को। और उसका पूरा, क्योंकि व्यापारी लोग क्या करते थे, मनमाने ढंग से अपना सामान बेच रहे थे, जो भी रेट मिला अपने हिसाब से। तो लोगों का शोषण हो रहा था भाई। जो चीज़ 10 रुपए की मिलनी चाहिए उसको मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो गरीब तो मर जाएगा ना बेचारा। तो इसीलिए खुन्नस में थे बुंटू और सोमनाथ, दोनों पकड़ के व्यापारियों को ही निपटा लिए, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना है अपने को। कब हुआ था ये घटना? 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद सीधे अपने को 7 तारीख की घटना याद रखनी है, 7 फरवरी को, जो मैं बताया कि ये लोग क्या बोलेंगे, मुड़िया राज की घोषणा करेंगे। 7 फरवरी को बताया ना, हाँ, मुड़िया राज की घोषणा करेंगे कि अब बस्तर बस्तरियों का है। ये नारा भी दिए थे। क्या नारा देंगे? बस्तर बस्तरियों का है। लिख के बताना पड़ेगा क्या? लिख लोगे ना? ये नारा कौन से रिवोल्ट में या कौन से विद्रोह में दिया गया था, तो याद रखिएगा, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। भूमकाल विद्रोह में ये नारा दिया जाएगा। याद रहेगा। 7 फरवरी को जैसे ये लोग मुड़िया राज की घोषणा करेंगे, तब किसको पता चलेगा? रुद्र प्रताप देव को। रुद्र प्रताप देव इसकी सूचना भिजवाएगा किसको? डी ब्रेट को। डी ब्रेट क्योंकि पॉलिटिकल मीडियोकर है, तो इसको बोला कि भाई हमारे यहाँ पे रिबेल हो गया है, जो मुड़िया जनजाति के लोग हैं वो लोग विद्रोह कर दिए। तो डी ब्रेट किसको लेके आया? कैप्टन गियर को, ठीक है। कैप्टन गियर को लेके आएगा। कैप्टन गियर आएगा तो 16 फरवरी को पहली बार मुलाकात होगी इन लोगों की। 16 फरवरी को गुंडाधुर और डी ब्रेट और गियर ये तीनों मिलेंगे। जगह थी खड़क घाट, ठीक है। खड़क घाट, खड़क घाट, ठीक है। यहां पर एक हुंगा नाम का व्यक्ति रहेगा, हुंगा मांझी। हुंगा, अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा समझ आए। क्या नाम रहेगा? हुंगा मांझी। खड़क घाट में ये व्यक्ति मर जाता है लड़ते लड़ते गियर लोग से। गियर और डिबेट से लड़ते लड़ते कौन मर? हाँ, हुंगा मांझी। लड़ सब रहे थे, इसमें गुंडाधुर भी था और बाकी लोग भी थे, मुड़िया जनजाति के लोग, लेकिन मर कौन जाता है? हुंगा मांझी, ठीक है। हुंगा मांझी मर जाता है, बाकी लोग भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इसकी सूचना सबको रहती है कि भाई अटैक हुआ है, लेकिन अटैक में सिर्फ एक व्यक्ति मरता है, बाकी लोग भाग जाते हैं। लेकिन इसी के बाद जो सोनू मांझी रहता है उसको समझ आता है कि अंग्रेज लोग अब छोड़ने तो नहीं वाले हैं, तो बचने का एक ही तरीका है कि किसका साथ दे दूं? अंग्रेजों का साथ दे देता हूं, हो सकता है कुछ फायदा मिल जाएगा। तो ये जाके बता देता है कि 25 फरवरी को ये लोग कहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। कौन सी जगह थी? डाफनगर, बताया था ना डाफनगर का नाम। 25 फरवरी को ये लोग सब डाफनगर में सोते रहते हैं, मुड़िया और गुंडाधुर लोग, रात के समय। इसी समय कैप्टन गियर और डी ब्रेट आके इन पर आक्रमण कर देंगे, अटैक करेंगे, और जैसे ही अटैक करेंगे बाकी लोग पकड़े जाएंगे और गुंडाधुर यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। 25 फरवरी को जैसे ही गुंडाधुर भागा और बाकी रिबिलियन को यहीं पर खत्म कर दिया गया, तो ये पूरा मूवमेंट कमजोर पड़ जाएगा अब, ठीक है। और यहीं से इन लोग को क्या पता चल गया 25 फरवरी को कि इसका मास्टरमाइंड कौन है? लाला कालेंद्र और स्वर्ण कुंवर। तो ये लोग सीधे चले जाते हैं राजमहल और 5 मार्च को इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
5 मार्च को लाला कालेंद्र और राजमाता स्वर्ण कुंवर को अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद ये जो पूरा मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये पूरी कहानी है, याद रहेगी। तो जो जो डेट बताया वो आप स्पेशली मेंशन करके, और जो जो नाम बताया हूँ ये नाम आप स्पेशली याद रखिएगा। इतना आपके लिए काफ़ी होगा यदि अपन भूमकाल विद्रोह पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, भूमकाल का मतलब भी पूछा है। भूमकाल का मतलब क्या है? भूमि का कंपन, शिवरिंग ऑफ लैंड, भूमि का कंपन। ठीक है, शिवरिंग ऑफ लैंड, उसी को क्या कहा जाता है? भूमकाल कहा जाता है। तो ये अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया गुंडाधुर। ठीक है, कभी अंग्रेज इसको पकड़ नहीं पाए। याद रहेगा भूमकाल विद्रोह। आगे चलें, यहां पर रिवोल्ट सारे खत्म हो गए। ठीक है, इतने रिवोल्ट पढ़े थे। अब इसके बाद रिवोल्ट चालू होने वाले हैं, हालांकि ये खत्म होने का समय नहीं है, ये चालू होने का समय है। लेकिन अब हम देखेंगे सारे विद्रोह मराठा और अंग्रेजों के समय में। ठीक है, एक छोटा सा वंश है जिसमें केवल नाम है और कुछ अभिलेख है जिनको अपन पढ़ लेते हैं, ताकि ये मत, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा है। यदि पूछेगा भी तो सीक्वेंस के बारे में पूछेगा कि सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो सोमवंश शासन कर रहा था, जब इन पर अटैक होता है तो इन्हीं के कुछ लोग भागकर कहाँ जाते हैं? कांकेर आ जाते हैं। ठीक है, और कांकेर में कुछ समय तक शासन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कांकेर के सोमवंश। ठीक है, तो अगला जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? कांकेर का सोमवंश। सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर, कांकेर का सोमवंश। ठीक है, कब से कब तक था? तो इनका शासन काल 13वीं से 14वीं शताब्दी, टेन्योर 13 to 14th सेंचुरी, 13वीं से 14वीं शताब्दी, 13 to 14th सेंचुरी। ठीक है, शासन का क्षेत्र या राजधानी पूछेगा तो कांकेर, शासन क्षेत्र या फिर कैपिटल, दोनों में से आप जो भी बोलना चाहो, ये क्या होगा? कांकेर होगा। याद रहेगा कांकेर। इसका संस्थापक या फाउंडर कौन है? संस्थापक या फाउंडर, तो इसका नाम है सिंहराज। का संस्थापक कौन बनेगा? सिंहराज। ठीक है, सिंहराज याद रहेगा। इनकी जानकारी या सोर्स या स्रोत कहाँ से मिलेगी? तो तीन हमको अभिलेख याद रखने हैं, 3 इंस्क्रिप्शन याद रखने हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है सिहावा इंस्क्रिप्शन, सिहावा अभिलेख, सिहावा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सिहावा इंस्क्रिप्शन ये किसका रहेगा? तो ये कर्णराज का रहेगा। कहाँ पर है? धमतरी में। ठीक है, याद रहेगा धमतरी। दूसरा याद रखेंगे सिहावा के बाद तनखा पार। क्या? तनखा पार अभिलेख, तनखा पार इंस्क्रिप्शन। ये किसका है तनखा पार इंस्क्रिप्शन? तो ये है पंपराज का, पंपराज। अभी बताऊंगा इनकी हैरार्की तो आपको समझ में आ जाएगा, पंपराज कौन था, कर्णराज कौन था। अभी केवल नाम याद रखिए। ठीक है, तीसरा है कांकेर अभिलेख, कांकेर अभिलेख। ये है
भानुदेव का, ठीक है, कांकेर अभिलेख भानुदेव। इन 3 अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कांकेर के सोमवंश की, जिसमें इनके शासकों के नाम दिए हुए, इनके एम्पायर्स के नाम दिए हुए, इनके जितने भी रूलर्स हुए हैं उनके नाम दिए हुए। ठीक है, देखें कौन कौन थे, तो उनकी हायरार्की देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं बोला संस्थापक था, तो संस्थापक का नाम क्या है, सिंहराज। तो सिंहराज इसका संस्थापक, ठीक है। इसके बाद शासन करेगा व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, सिंहराज, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बाद शासक बना बोपदेव। बोपदेव, ठीक है, बोपदेव। आज सारी जमाई यहीं पे ले लेना भाई, लिख ले, नहीं आएगी नींद, बैठे रहोगे तो नींद तो आएगी ही। हाँ, समझ आया। बोपदेव, बोपदेव के 3 बेटे, याद रहेगा, 3 बेटे। एक तो हिस्ट्री की क्लास, हाँ, और उसमें भी खाली बैठना, हाँ, मतलब नींद तो आना ही है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, उसके इंटरेस्ट की भी चीज़ नहीं है ना, काम की चीज़ रहती तो बिल्कुल इंटरेस्ट आता, चाहे 20 से बैठा हो, चाहे कहीं से भी बैठा हो। ऊपर से एक तो इंटरेस्ट की चीज़ नहीं, काम की चीज़ नहीं, और फिर खाली बैठा है, तो ये परेशानी है ना। समझ आया। बोपदेव तक याद हुआ, सिंह, व्याघ्र, बोप, ठीक है। इसके 3 बेटे, ठीक। पहले का नाम है कर्ण, कर्णराज, ठीक है, कर्णराज। दूसरे का नाम है कृष्णराज, कर्णराज, कृष्णराज, ठीक है। और तीसरे का नाम है सोमराज, सोमराज, ठीक है। इस कर्णराज का ही बताया मैं कौन सा अभिलेख है, सिहावा। सिहावा इंस्क्रिप्शन किसका है, कर्णराज का है, याद रहेगा। जो ये सोमराज है, इसी का बेटा रहेगा पंपराज। सोमराज का बेटा पंपराज। और पंपराज का हम लोग कौन सा अभिलेख देखे, तनखापार अभिलेख, ठीक है। अभिलेख पूछा है, एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि तनखापार अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो याद रखना पंपराज से रिलेटेड है, ठीक है। इनकी कोई संतान नहीं, पंपराज के बाद, ये सोमराज के बाद पंपराज शासन नहीं किया। बोपदेव के बाद शासक बना कृष्णराज, ठीक है। कृष्णराज के बेटे का नाम है जैतराज। कृष्णराज के बाद कौन शासक बनेगा, जैतराज। और जैतराज के बाद इसका नाम है सोमचंद्र, सोमचंद्र, ठीक है। जैतराज के बाद सोमचंद्र, और सोमचंद्र के बाद लास्ट में भानुदेव। और भानुदेव का ही कौन सा अभिलेख पढ़े अपन, कांकेर अभिलेख, जिसमें इनके 3 पीढ़ी, मतलब कृष्णराज से लेके भानुदेव तक की जानकारी इसी कांकेर अभिलेख से मिलती है, कांकेर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, याद रहेगा। तो ये आपका क्या है, पूरा कांकेर का सोमवंश, याद रहेगा। कांकेर का सोमवंश नाम ही है, इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक। लेकिन अभिलेख याद रखना है, 3 अभिलेख बताएं, 3 इंस्क्रिप्शंस बताएं, वो इंस्क्रिप्शन किसके किसके, बस ये ध्यान में रखना, ताकि यदि मैच करने के लिए आ गया तो आपको ध्यान में रहे कि कौन सा शासक अपन पढ़े थे, ठीक है। चलें अब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देखें मॉडर्न हिस्ट्री, मैं आपको बताया था जब अपन कलचुरी पढ़ रहे थे, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के। ये छत्तीसगढ़, इसका ये वाला एरिया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का कौन सा एरिया, नागपुर, ठीक है। नागपुर में शासन कर रहे हैं भोसला लोग, भोसला डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही है, ठीक है। और पहले बंगाल अभियान के समय,
अपने बंगाल मूवमेंट के टाइम में हम देखे थे कि यहाँ पर शासक कौन था? हाँ हाँ, रघु जी फर्स्ट, बाकी लोग गायब हो गए बीच में ना, याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, रघु जी फर्स्ट। और ये क्या कर रहा था? अपना बंगाल मूवमेंट कर रहा था। बंगाल मूवमेंट के समय में इसको पता चला कि ये जो रतनपुर एरिया है यहाँ पर कौन रूल कर रहा है? रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह रतनपुर में बैठा हुआ है। हाँ, और नीचे रायपुर वाले में कौन है? याद आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़े थे। हाँ, याद आ रहा है। और बीच में इनके घूम रहा है मोहन सिंह कि कहीं तो जगह मिल जाए। ठीक है, मोहन सिंह जब ये बंगाल मूवमेंट करेगा तो इसका सेनापति एक जो कहाँ जा रहा है, बंगाल जाने वाला है, क्या नाम है उसका? भास्कर पंत। ठीक है, भास्कर पंत। ये जा रहा है बंगाल, इसको बुला लेता है और किसको हरवा देता है? रघुनाथ सिंह को। ठीक है, फिर भी रघुनाथ सिंह को कब से कब तक मौका मिल जाता है शासन करने का? बताया था 1741 में ये आक्रमण होगा, 1741, और ये 45 तक के आक्रमण कर मतलब रूल करेगा। ठीक है, और वैसे ही नीचे अमर सिंह तो हम देखे कि वो कर ही रहा है लगातार, इसको भी नहीं हटाया गया, छोड़ दिया गया है। ये देखे थे ना, याद है कि नहीं है? याद है यहाँ तक? ठीक है, रघुनाथ सिंह बैठा हुआ है। ये 45 तक के तो शासन किया, लेकिन इसी समय जो मोहन सिंह है, जब रघुनाथ सिंह को गद्दी मिल जाती है तो वो परेशान होकर किसके पास आ जाता है? बताया था रघु जी फर्स्ट के पास कि मैं आप ही के साथ रहूंगा, आप लोग मेरे को बना नहीं रहे हो तो आप ही लोग खिलाओगे पिलाओगे, ऐसे करके इसके पास आ गया था। तो ये दोबारा करता है बंगाल अभियान, रघु जी प्रथम। ठीक है, दोबारा जब बंगाल अभियान करता है तो ये जो रघुनाथ सिंह है इसको लगता है अब ये दोबारा तो आएगा नहीं, एक बार जो लूट लाट के ले गया, अब ये नहीं आ रहा है, तो ये वापस अपनी सत्ता बना लेता है और ये जो कर वर लेने वाला रहता है उसको देना बंद कर देता है। इन 4-5 सालों में कर नहीं देता। तो जब दोबारा बंगाल अभियान करता है तो अब ये जो रघुनाथ सिंह है इसको हटा देगा 45 में। ठीक है, और 45 में इसको हटा के किसको बना दिया? मोहन सिंह को। ठीक है, मोहन सिंह शासक बन गया क्योंकि ये चापलूसी कर रहा है, मोहन सिंह। अब ये कब से कब तक शासन रहेगा? तो 45 में ये बना। अब जब तक नया शासक नहीं आ जाता, तो नया शासक आने वाला है 57 में, हाँ, तब तक ये रूल किया। जब रघु जी थर्ड है, रघु जी फर्स्ट है, तो इस समय इसके 4 बेटे रहते हैं। कितने? 4 बेटे। कौन कौन 4 बेटे? तो एक का नाम है जानो जी। क्या है? जानो जी। ठीक है, दूसरे का नाम है मूधो जी। जानो जी, मूधो जी। तीसरे का नाम है साबा जी, साबा जी। और चौथे का नाम है बिम्बा जी। ठीक है, बिम्बा जी। अब ये जीत वीत तो लिया था बहुत सारा एरिया, लेकिन 4-4 जन बेटे, तो अब सोचा कि कहीं लोग लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाएं, इससे अच्छा मैं पहले ही बांट देता हूँ। ठीक है, तो बंटवारा किया। जानो जी सबसे बड़ा था तो इसको दे दिया नागपुर वाला एरिया। क्या बोला कि भैया आप नागपुर में रह जाओ। ये खुश कि सबसे जो प्रभावशाली जगह है वो उसको मिल गई, तो जानो जी खुश हो गया। मूधो जी को बोला चांदा, चांदा वाला एरिया ले लो, ये भी महाराष्ट्र में है, बताया हूँ कई बार। ठीक है, चांदा वाला एरिया। जो सबा जी था इसको मिला बरार वाला क्षेत्र, बरार। ठीक है, सबा जी को क्या मिला? बरार। और बचा हुआ बिम्बा जी, इसको क्या मिला? छत्तीसगढ़ का एरिया। ठीक है, इसको लगा कहाँ जंगल वंगल जाऊंगा रे भाई, बोला कि राम जी को जैसे वनवास दिए थे वैसे ही मेरे को वनवास दे दिया, मेरे को भी छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। भयंकर ना खुश कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसे बोले। और इसका भाई जो इसको चांदा मिला था ये भी ना खुश था, और ये दोनों क्या चाहते थे कि हम लोग कहाँ रहें? नागपुर में रहे। तो दोनों भाई मिल के किसको अटैक कर दिए? जानो जी को अटैक कर दिए। अब भाई जानो जी के पास सबसे बड़ी सेना है, उसको मारने जाओगे तो थोड़ी सकोगे।
दोनों को हरा दिया। ठीक है, दोनों को हराया और बोला कि चुपचाप अपने अपने जगह पे चल दो भाई, नहीं तो भयंकर मारूंगा और यहीं पे दफना दूंगा ऐसे करके। तो दोनों डर के मारे फिर अपने अपने जगह गए। मुधो जी कहाँ गया? चांदा गया। और 57 में ये मोहन सिंह, अब ये यहाँ से जाने वाला है कहाँ? छत्तीसगढ़ से, सॉरी नागपुर से छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन शासन कर रहा है? मोहन सिंह। जैसे ही मोहन सिंह को पता चला कि अब बिम्बा जी यहाँ आने वाला है, वो वहाँ से लड़ाई हार गया है, क्योंकि बीच बीच में लोग आते रहते थे इसे टैक्स लेने के लिए। तो उसको समझ आ गया कि अब कौन आएगा, बिम्बा जी। तो पूरे तैयारी में बैठा था कि जैसे ही आएगा इससे युद्ध लड़ूंगा और वापस से जो कलचुरियों का प्रशासन था वो अपने हाथ में ले लूँगा। ठीक है, जब ये यहाँ से निकला तो अपने साथ बहुत सारे अनुभवी सेनापति और जितने भी सरदार थे सबको लेके चला, कि जो उसके प्रशासन में उसकी हेल्प करेंगे छत्तीसगढ़ जाने के बाद। तो एक से एक एक्सपीरियंस लोगों को रखा हुआ था। इन दोनों का युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही मोहन सिंह बीमार पड़ गया। ठीक है, वो पहुंच ही नहीं पाया था छत्तीसगढ़। 4 फरवरी को पहुंचता है। ठीक है, 4 फरवरी 1857 को। लेकिन तब तक मोहन सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसको पूरी गद्दी खाली मिलती। बात समझ आई क्या? अब यहाँ पर कौन आके शासन करने वाला है? बिम्बा जी। तो हम थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं कि बिम्बा जी के साथ साथ और कौन कौन से शासक आएंगे। कल से इसको चालू करेंगे, बिम्बा जी की डिटेल मैं आपको कल बताऊंगा। पर अभी एक सिनॉप्सिस बता देता हूँ कि अब आने वाले 6 से 7 दिन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष शासन से, मतलब मराठाओं का प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट रूल ऑफ मराठास, मराठा का प्रत्यक्ष शासन। ठीक है, मराठाओं के प्रत्यक्ष शासन में सबसे पहला शासक जो आया उसका नाम क्या है? बिम्बा जी। कब से कब तक रूल करेगा ये? 1757 में आया है। ठीक है, ये लगभग 87 तक के रूल करेगा, 87 तक। ठीक, इसके बाद बताऊंगा जो नाम आने वाले हैं वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब बताऊंगा। पर अभी केवल नाम याद रखते चलना। बिम्बा जी के बाद जो हम दूसरा रूलर पढ़ेंगे जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन है? तो वो है चिमणा जी भोसले, चिमणा जी। ठीक है, ये 1787 से 88 तक के रूल करेगा। ठीक है, चिमणा जी याद रहेगा, चिमणा जी का नाम। चिमणा जी के बाद फिर से शासक बनेगा आपका व्यंको जी, व्यंको जी। ठीक है, व्यंको जी का नाम याद रहेगा। व्यंको जी के समय में ये रूल करने छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, अब ये नागपुर से ही रूल करेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कोई तो चाहिए, तो ये एक नई पॉलिसी लाएगा जिसको सूबा शासन बोलते हैं, सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या? सूबा शासन। ये नई पॉलिसी लाया। इसी पॉलिसी के अंतर्गत 8 सूबेदारों की ये नियुक्ति करेगा, 8 अलग अलग सूबेदार अपॉइंट करेगा। ठीक है, कितने सूबेदार? 8। इसके नाम देखेंगे, अभी ये कंप्लीट कर लें, इसके बाद अपन चलेंगे तो वो वाला देखेंगे। ठीक है, व्यंको जी का शासन। हाँ, व्यंको जी का शासन है आपका 1788 से 1811 तक, याद रहेगा। कब से कब तक? 88 से 11 तक। लेकिन ये छत्तीसगढ़ नहीं आया, कहाँ से रूल किया? नागपुर से। इसका मतलब इस समय तक कब क्या चलेगा आपका? सूबा शासन। यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसके समय में तो रहा ही, साथ में जब तक मराठा लोग शासन करेंगे तब तक अब वो किससे रूल करेंगे? सूबा शासन से। ठीक है, मतलब सूबेदार के माध्यम से, न कि खुद कहाँ बैठे रहेंगे? नागपुर में। और सूबेदारों की नियुक्ति करेंगे, मतलब सूबेदार मतलब समझ लो ठेकेदार, कि आपको ठेका दे दिया इस जमीन का कि भाई ये जमीन अब आपकी है, यहाँ से जितना रेवेन्यू होता उसका इतना % आप मेरे को भेजोगे। तो जो जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा उसको वो सूबेदार बना देगा, ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, व्यंको जी के बाद जो चौथा अपना शासक आएगा उसका नाम है परसो जी।
या पुरुषा जी लिखाता है, परसो जी या पुरुषा जी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कब शासन किया, तो ये भी 11 तक ही रहेगा। ठीक है, 1811 से 11 ही तक, याद रहेगा। हाँ, ये याद रहेगा, पुरसा जी। इसी में लास्ट शासक हम देखेंगे अप्पा साहब, अप्पा अप्पा साहब। ठीक है, ये 1800, अच्छा ये 16 होगा, 16 से 18 तक ये रूल करेगा। ठीक है, 16 से 18, इसको 16 कर लेना, 11 नहीं 16 होगा। ठीक है, 1816 से 1818 तक अप्पा जी षड्यंत्र कर देगा, क्योंकि अभी जब अपन सिनारियो देखेंगे तो समझ आएगा कि ये छोटा बेटा रहता है एक शासक का, जिसके कारण इसको बहुत लेट मिलती है सत्ता, और ये उसमें भी खुरापात करते रहता है। तो अंग्रेज लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और बोलेंगे कि आप रूल मत करो, आपके जगह कौन रूल करेगा, हम लोग रूल करेंगे, क्योंकि चीटिंग करने लग जाता है बीच में। हालांकि ये कहाँ पर बैठा हुआ है, नागपुर में, और शासन हो रहा है सूबेदार के माध्यम से। सूबा शासन आपका पूरा लास्ट तक चलेगा, मतलब 1818 तक चलेगा, जो कि चालू कब हुआ है, व्यंको जी के शासनकाल में 1788 में चालू हुआ है। ठीक है, टोटल कितने सूबेदार आए, 8 सूबेदार आए हैं, और वो कब तक शासन करेंगे, 1818 तक। जब 1818 में देखेंगे कि अप्पा साहब चीटिंग कर रहा है, तो अंग्रेज फिर क्या करेंगे, सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, और ये 1818 से अपना रूल लागू कर देंगे। बात समझ आई क्या, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक याद रहेगा। इसके आगे भी बता दूं क्या, ये कल का पानी था क्या, मैं तो पी लिया। पता चल रहा है एक आध दिन निपटा दिए मेरे को। आगे बता दूं थोड़ा, सूबेदारों का नाम बता दूं। जो 8 सूबेदार आए थे, 88 से इनकी नियुक्ति चालू होगी, और कब तक चलेगा, 1818। इनका भी नाम देख लेते, क्योंकि ये तो शासक हैं जो कि नागपुर में बैठे हुए हैं, लेकिन रूल कौन कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उनके नाम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सूबेदार शासन, ठीक, सीक्वेंस याद होना चाहिए, सूबेदार का भी शासकों का भी। ठीक है, भले आपको एग्जैक्ट डेट ना याद हो चलेगा, पर शासन कौन किया था किसके बाद ये तो पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहला तो ऐसा नींद में भी कोई उठा के पूछे तो भी इसका नाम याद आना चाहिए। क्या नाम है इसका, सबसे पहला शासक तो महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर। ठीक है, कब से अपॉइंट होगा ये, 1788 में अपॉइंट हुआ। ठीक है, ये 90 तक शासन करेगा। ठीक है, महिपत राव दिनकर पहला नाम। दूसरे का नाम है विट्ठल राव, महिपत राव विट्ठल राव। ये शासन करेगा 1790 से 96 तक, 90 से 96 तक। क्या नाम है, विट्ठल राव। ठीक है, विट्ठल राव याद रहेगा। तीसरे का नाम है भवानी कालू, भवानी, हो सकता है इन्हीं लोग को देख देख के पिक्चर विक्चर जो बनती थी, हाँ तो ऐसा ही नाम रखते थे ना, हाँ तो हो सकता है कि इसका भी नाम इससे प्रेरित रहा हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कब से कब तक शासन करेगा, 96 से 97, बस छोटे से समय के लिए। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूबेदार, इसका नाम है केशव गोविंद, केशव गोविंद। क्योंकि पहले हम बिम्बा जी के बारे में पढ़ेंगे कि बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया, उसके बाद किसी शासक ने यहाँ पे डायरेक्ट रूल नहीं किया, तो हमने शासकों के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ना चालू कर देंगे, सूबेदारों के बारे में, कि उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इसलिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहेगा,
तो ये जाएगा 1797। 1797 से 1808 तक के शासन करेगा। 1797 से 1808 केशव गोविंद, याद रहेगा केशव गोविंद। आगे देखें, इसके बाद नेक्स्ट सूबेदार आएगा पांचवा, जिसका नाम है बीकाजी पेंड्री। बीकाजी पिंडरी, बीकाजी पिंडरी, याद रहेगा। ये भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं करेगा, 1808 में आएगा, 1 साल बस शासन करेगा, 1808 से 1809 तक, बीकाजी पेंड्री। ठीक है, अगला शासक बनेगा, मतलब सूबेदार बनेगा बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल, 6 हो गए ना, बीकाजी गोपाल। ये शासन करेगा 9 से 17 तक, 1809 से 1817 तक। ठीक है, याद रहेगा, 1809 से 1817 तक। सातवां और मतलब सातवां और आठवां नाम बहुत कम समय के लिए है, तो इसको एक साथ कंसीडर कर लेंगे। पहले का नाम है सखाराम हरि। सखाराम हरि, और दूसरे का नाम है सीताराम टाटिया। सीताराम टाटिया, टाटिया। ये 1817 में ही रहेंगे, 1817, बस इसी साल में कुछ समय के लिए आए, 3-4 महीने शासन किए और वापस चले गए। सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। और आठवां कौन रहेगा? हाँ, नहीं, ये इनको एक साथ जोड़ लेना है बोल रहा हूँ। वैसे तो 9 लोग होंगे एज अ पर्सन काउंट करोगे तो, लेकिन हमको 8 ही याद रखना है कि इनको एक साथ याद रखना है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? यादव राव। ये कौन रहेगा? तो लास्ट सूबेदार, याद रहेगा यादव राव का नाम। ठीक, ये सूबेदार। और ये क्या खत्म हो गया अपना? मराठा शासन। इसके आगे का थोड़ा सा कल बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा नहीं तो। अभी मेरे बाद कोई क्लास होती है क्या? है? अच्छा, कि 10 मिनट और बता दो। बता दो। तो ये सूबेदार तक का, ठीक है। जैसे ये 1818 तक जाएगा, 17 से 18 तक। 18 में अप्पा जी से जो सत्ता है वो किसके पास चली गई? अंग्रेजों के पास चली गई। और ये बोल दिया गया कि अप्पा जी को शासन नहीं करने दिया जाएगा जब तक, इस समय रघुजी द्वितीय शासन कर चुका है। ये जो अपन पीछे देखे ना, पुरसा जी या परसो जी, यही बेटा है किसका? रघुजी सेकंड का। ठीक है, रघुजी सेकंड का बेटा है परसो जी। ठीक है, मतलब किसका भाई हो गया? ये बिंबा जी लोग का भाई हो गया, ऐसा समझ। बिंबा जी के बाद वेंको जी और चिमड़ा जी का भाई है रघुजी द्वितीय, और उसी का बेटा कौन है? परसो जी। ठीक है, तो रघुजी द्वितीय का शासन काल खत्म हो गया, और रघुजी तृतीय जो है वो अप्पा साहब के सामने छोटा बच्चा है। और एक्चुअल में सत्ता किसको मिलनी चाहिए थी? रघुजी तृतीय को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये अप्पा जी को दे दी गई थी कुछ समय के लिए, जिसका इसने दुरुपयोग किया। तो इसको हटा के अंग्रेजी शासन लागू कर दिया गया, जब तक कौन नहीं बड़ा हो जाता है? रघुजी थर्ड। तो रघुजी थर्ड के बड़े होने का वेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बीच में जब तक वो बड़ा नहीं हुआ, मतलब 1818 से 1830 तक का जो शासन है वो ब्रिटिशर्स ने किया है, और अधीक्षकों के माध्यम से किया, सुप्रिटेंडेंट्स के माध्यम से किया है। ठीक है, क्या कहलाते थे वो? सुप्रिटेंडेंट्स कहलाते थे, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, तो उनका भी हमको क्रम याद रखने के लिए आता है। तो इनके बाद कौन आएगा? तो जैसे ही शासन खत्म हुआ तो सबसे पहला ब्रिटिश अधीक्षक, हेडिंग डाल लीजिएगा ना, ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट्स। ठीक है, इसमें पहला नाम याद रखेंगे कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड,
पहला सुप्रिटेंडेंट कौन था छत्तीसगढ़ का, तो याद रखिएगा एडमंड था। ठीक है, कब आएगा ये? 1818 में, 1818 में, याद रहेगा, कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट, इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और मतलब पूरे इस अधीक्षक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो यही व्यक्ति है। इसका नाम क्या है? कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू, ठीक है, ये रहेगा 1818 से 1825 तक, कैप्टन एगन्यू। ठीक है, कैप्टन एगन्यू का नाम याद रहेगा। ठीक, आगे देखें, एगन्यू के बाद तीसरा नाम याद रखेंगे कैप्टन हंटर। कैप्टन हंटर, ये 1825 में ही आएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, 1825 याद रहेगा। हंटर के बाद चौथा नाम याद रखना है कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस, ठीक है, ये कब से कब तक शासन करेगा? तो 1828 से 25 से 28 तक, 25 से 28 तक, याद रहेगा। सबसे पहले एडमंड, एडमंड के बाद एगन्यू, एगन्यू के बाद हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, और सैंडिस के बाद आएगा कैप्टन विलियमसन, विल्किंसन, सॉरी विलियमसन बोल दिया था, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था मैं, विल्किंसन। ठीक है, ये भी 1828 तक ही शासन करेगा। ठीक है, और उसके बाद छठवां और आखिरी ब्रिटिश अधीक्षक आएगा जिसका नाम है कैप्टन क्रॉफर्ड। कैप्टन क्रॉफर्ड, ये कब से कब तक रहेगा? तो 28 से 30 तक रहेगा, 28 से 30 तक। ठीक है, ये ब्रिटिश अधीक्षक है, यहाँ तक याद रहेगा। 30 में कौन बड़ा हो गया? रघुनाथ तृतीय, थर्ड, वो बड़ा हो गया, सत्ता उसके पास चली गई। अब वो भी डायरेक्ट शासन नहीं करेगा, वो शासन करेगा जिलेदार के माध्यम से। वो किसको नियुक्त किया? जिलेदारों को। तो 8 जिलेदार आए। कितने? 8 जिलेदार, जिसका क्रम अब आज नहीं बता रहा हूँ, कल बता दूंगा। ठीक है, 8 जिलेदार आए, 8 जिलेदारों के माध्यम से वो शासन करेगा। और जिलेदार के माध्यम के बाद, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रघुजी थर्ड का कोई सक्सीजर नहीं था, जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी इसके पूरे एम्पायर का मर्जर कर देगा ब्रिटिश एम्पायर में 1854 में। तो ये 30 से 54 तक की कहानी रघुजी थर्ड के अंडर में आएगी। और वो किसके द्वारा रूल करेगा भाई? नहीं, जिलेदार। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो हम आने वाले 7 क्लास में पढ़ने वाले हैं, 6 से 7 क्लास में। ठीक है, तो इसको आप क्रम को याद रख के चलिएगा। बस जिलेदारों का क्रम बचा तो वो अपन लास्ट में देख लेंगे, जब मैं जिलेदार बताऊंगा, जब रघुजी थर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। तो ये सारे, ये यहाँ तक के नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले नाम और ये वाले नाम, और बीच वाला कहाँ चले गया? ये, ठीक है, तो ये नाम अपने को याद रखना है। ठीक है, इसी के आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक, तो इसकी कहानी जानेंगे कि बिम्बा जी यहाँ आया तो वो क्या क्या बनवाया, किससे किससे लड़ाई हुई, क्या क्या सिनेरियो था। ठीक है, एक एक करके सभी शासकों को देखेंगे। शासकों के बाद में जितने भी सुपरिटेंडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पर, और फिर लास्ट में रघुजी थर्ड का छोटा सा कार्यकाल आएगा, वो भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा करेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम मर्जर करवा देंगे किसमें? ब्रिटिश एम्पायर में। और ब्रिटिश एम्पायर में जैसे ही मर्जर होगा, इसका मतलब फिर ब्रिटिशर्स आ गए, तो वो शासन कैसे करेंगे। और उसी के साथ हमारा 1857 की क्रांति, 54 के बाद 1857 का रिवोल्ट, तो उसका इम्पैक्ट क्या था छत्तीसगढ़ पे, क्या क्या हुआ उस समय पे छत्तीसगढ़ में। जैसे ही रिवोल्ट खत्म हुआ 1857 का, इसका मतलब हम कहाँ पर चले गए? फ्रीडम फाइट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो वो वाला फिर पूरा क्रम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मूवमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, चलिए कल इसको कंटिन्यू करेंगे। समझ